इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यू एक फोर्थ पार्ट, जो लास्ट पार्ट हमारा बच गया था, उस पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के पीछे वाले पार्ट्स में आपको हमने सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सर्किट, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स, ये सब समझाया था, और इस पार्ट में हीटिंग इफेक्ट समझा रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वगैरह आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। तो इसमें बताया जाता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली है क्या। कई बार हम देखते हैं कि जैसे फैंस वगैरह अगर मूव करता हुआ रहता है तो इसके कंपोनेंट्स जो है ना हॉट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये इसका ये रीजन नहीं है। इसके पीछे एक रीजन इसका फ्रिक्शन है। एक्चुअली में जब फैन मूव करता है तो फ्रिक्शन की वजह से इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हॉट हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल एंटायरली दूसरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट्स में हमें ये बताया जाएगा कि किस तरह से ये हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वाले सेक्शन में आप देखोगे यूजुअली यहाँ पर एक डेफिनेशन हमने लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टोटली रेसिस्टिव, मतलब उसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई हो। इफ द टोटली रेसिस्टिव देन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू या डिसिपेटेड इनटू हीट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो जैसे एग्जांपल के लिए आपने यूजुअली देखा होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट होता है या इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इमर्सन रॉड होती है, जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होने लगता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। तो इस तरह से वो एक ऐसा डिवाइस है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो टोटली रेजिस्टिव है, इसीलिए वहाँ पर हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर यही जो टॉपिक है, तो यहाँ पर जो आपने देखा ये डेफिनेशन है हीटिंग इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये वाला हम लिखेंगे उसके अंदर डेफिनेशन। अब हमारे पास आता है कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। तो जैसे मान ली कोई हमारे पास सर्किट है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप लिखेंगे लेट करंट I is passing through a circuit whose potential difference across the ends be V and Q coulomb charge is passed for time t. Therefore, work done is equal to V इंटू Q होता है। वर्क डन इज इक्वल टू होता है V इंटू Q। अब आप देखेंगे कि जो इसके अंदर वर्क डन है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। मतलब कि उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी उसके इक्विवेलेंट होगा इसके अंदर वर्क डन जो है वो। तो इसलिए हम इसके यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो वर्क डन है, वर्क डन, उसको आप इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, सिंस Q कूलम्ब चार्ज is passed 40 seconds. So electrical energy work done is equivalent to power.
in t second is equal to power of device. So P is equal to V Q upon T, मतलब रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी जिसको हम पावर कहते हैं, तो पावर जो डिवाइस की होगी वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम और वी क्यू अपॉन टी और वी क्यू अपॉन टी। अब चूंकि सिंस I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी आई। बाय ओम्स लॉ, अगर यहाँ पर ओम्स लॉ आप लगाओगे, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके अंदर पुट कर देंगे आई स्क्वायर आर। तो ये हो गया आपका P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देखा कि वर्क डन इन टी टाइम इंटरवल इज इक्वल टू W equal to power into equal to W equal to power into time. Therefore, work done equal to heat produced. So, W is equal to P into T or H is equal to P into T और H इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख रहे हो इक्वेशन सेकंड में आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया हमने, और इस इक्वेशन में आप देखोगे ये जो हीट प्रोड्यूस है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वो किसी भी सर्किट में आई करंट जिसका रेजिस्टेंस आर है टी टाइम तक उसके अंदर पास किया जाएगा, तो उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से फाइंड किया जाता है। इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है। इट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके अंदर आप 3 पॉइंट्स जो है वो कॉमन मिलेगा, 3 main features of Joule's law। पहला फीचर है स्टूडेंट, फर्स्ट H is directly proportional to I square। second feature, H is directly proportional to R, and third feature, H is directly proportional to T। मतलब कि हमारे पास अगर यहाँ पर R और T कांस्टेंट होगा तो H I स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पर I स्क्वायर और R कांस्टेंट होगा तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर यहाँ पर टाइम जो होगा, बाकी ये I स्क्वायर और R अगर कांस्टेंट है तो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है, अगर आप इसको आगे कंक्लूड करेंगे कि जैसे इसको आगे अगर कंक्लूड करते हैं कि अगर इसका रेजिस्टेंस इफ I is doubled then H become 4 times, 4 times H जो है वो 4 times हो जाएगा। if R is doubled then H become double, or if T is doubled then H is also get doubled।
तो इस तरह से हम रिलेशनशिप एक ऑब्टेन करते हैं और इससे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्टेन करेंगे। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वह समझाने की कोशिश करता हूँ। आप स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 100 हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड in 4 ohm resistors, then find the potential difference। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है सॉल्यूशन H is equal to I square RT। इस फॉर्मूले में आपको H दिया हुआ है, H is equal to 100 जूल। I हमारे पास नहीं है, हालांकि हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन I नहीं है हमारे पास। R दिया हुआ है 4 ओम और T दिया हुआ है 1 सेकेंड, ये ईच सेकेंड। तो आप इसका यूज करोगे H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, I स्क्वायर इज इक्वल टू H अपॉन में RT। 100 डिवाइडेड बाई 4 into 1 is equal to 25 और I is equal to root 25 is equal to 5 एम्पियर। अब हमारे पास स्टूडेंट हमें जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई R, ओम्स लॉ से होता है, ओम्स लॉ। तो इसलिए यहाँ पर अगर वैल्यू हमने पुट कर दिया 5 और रेजिस्टेंस हमारे पास है 4, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट आंसर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चंस। अब इसका जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला है इट इज यूज्ड in working of heater, toaster, etc। स्टूडेंट्स देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब works on heating effect of electric current। It has tungsten filament which has high melting point। डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स इतने हाई टेम्परेचर पर इसके अंदर जो फिलामेंट है वो मेल्ट नहीं होता, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन हाई टेम्परेचर। Very high temperature, so it required tungsten। Also, tungsten is isolated with air। It is isolated with air because to prevent
it from oxidation. So the bulb are filled with inert gas like argon. इसके पीछे एक और रीजन है कि जो टंगस्टन है जैसे ही हीट एनर्जी इसके पास आती है वो रिलीज कर देता है, तो इसलिए ये काफी हाई टेम्परेचर पर ये हॉट हो जाता है और उसमें से लाइट एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। इसके एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज ये डिवाइस है जो इट इज ए डिवाइस used in series in electric circuit. कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको सीरीज में लगाया जाता है। इसके अंदर एक वायर होती है, इट कंटेन a wire whose melting point is low. Melting point is low और ये वायर आपको पता होगा, ये वायर सोल्डर का बना हुआ होता है, सोल्डर का होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आता है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग। ये ओवरलोडिंग एक्चुअली में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास कोई डिवाइस है 2000 वाट और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, और हमारे पास जो फ्यूज है उसके अंदर 5 एम्पियर करंट पास हो सकती है, कैन पास। तो क्या ये सर्किट जो है वह रन करेगा कि नहीं करेगा? तो हम पहले P = VI, जो हमारे पास फॉर्मूला था उससे निकालेंगे कि I कितना हो जाएगा, I = P/V हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे, अपॉन में 220 कट जाएगा 10 पर, ये हो जाएगा 10 वॉट, 10 एम्पियर। अब चूंकि मिनिमम जो है इसके अंदर इसको रन करने के लिए 10 एम्पियर का हमें फ्यूज चाहिए, और यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है 5 एम्पियर का। अब यहाँ पर इसकी 5 सेंस फ्यूज जो 5 एम्पियर का है वो लेसर देन 10 एम्पियर। सो ये फ्यूज जो है मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज वायर मेल्ट, मतलब सर्किट रन नहीं करेगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी, सर्किट विल ब्रेक, सर्किट जो है टूट जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि जो सर्किट को रन करने के लिए कम से कम यहाँ पर इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो किस तरह से काम करता है। रेट ऑफ सप्लाइंग इलेक्ट्रिक एनर्जी is called
rate of supplying electrical energy is called electric power. इसलिए इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी अपॉन में टाइम, मतलब P इक्वल टू E अपॉन T। अगर आपने अभी देखा था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई होता है वो हमारे पास होता है E, इसलिए आप ये भी लिख सकते हो E इक्वल टू P इंटू T। अभी आपने देखा था P इक्वल टू DID होता है और I इक्वल टू होता है B इक्वल टू होता है IR। तो अगर हम इसमें पुट करते हैं तो P इक्वल टू V इंटू V की वैल्यू पुट करें IR, तो ये जगह P इक्वल टू I स्क्वायर आर। तो ये हो गया आपका एक, और ये फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर आर, एक ये हो गया फॉर्मूला, एक P इक्वल टू अगर हम इसको चेंज कर देते हैं स्टूडेंट I इक्वल टू V अपॉन में R पुट कर देते हैं, तो V इंटू V अपॉन में R, V स्क्वायर अपॉन में R, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस वगैरह ऑब्टेन होते हैं जो पावर ऑब्टेन करने के लिए, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है। तो इस तरह से इनफैक्ट हमने देखा कि हमारे पास पावर निकालने के लिए ये फॉर्मूला P इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक पार्ट और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में स्टूडेंट। और अगर ये वीडियो आपको अगर समझ में आएगा या आ रहा है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसमें से आप लोग जो है वह हमें सजेस्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे पास मैसेज मिल जाए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और उस तरह की वीडियो मैं तैयार करूँगा। एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक और पार्ट बचा हुआ है और उसको इस पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स इसके क्वेश्चंस जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। दैट्स ऑल।